स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान 2023 और आज इसमें हम विश्व इतिहास से संबंधित सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। लूसेंट से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। विश्व इतिहास से संबंधित ये सभी टॉपिक है जो आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। विश्व इतिहास, इसमें सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और इनका समय है 1260 से लेकर 1331 ईस्वी के मध्य। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइड कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक थे। इनका समय है 304 ईस्वी से लेके 1367 ईस्वी के मध्य। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली के निवासी थे। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इनका समय है 1313 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी के मध्य। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। इनका समय है 1469 से लेकर 1567 ईस्वी के मध्य। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लॉस्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। द लॉस्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हालैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो का समय है 1564 से 1642 ईस्वी के मध्य। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर, इनका समय है 1571 से 1630 ईस्वी, ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। न्यूटन का समय है 1642 से 1726 ईस्वी के मध्य। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 6वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिकी वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। अब देखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में।
अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के न्यू जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसे युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।
अब देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वां का। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने ही करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। चैले एक प्रकार का भूमिकर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासक उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया गया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट्स में पादरी, द्वितीय एस्टेट्स में अभिजात वर्ग, जबकि तृतीय एस्टेट्स में इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया को प्रमुख को समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना। 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन की पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना।
इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इटली का एकीकरण के बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। मेज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया, पीटमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में रॉके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान मॉल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब देखते हैं रूसी क्रांति के बारे में। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जार्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन
ट्रॉटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन हैं। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉटस्की थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड जॉय नबी ने किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेजम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1961 ईस्वी में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। यहाँ पे दिया गया है औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार। इस तरफ आविष्कार है, यहाँ पे आविष्कारक, इस तरफ वर्ष है। तो ये चार्ट हम देख लेते हैं। तेज चलने वाला शटल, इसके आविष्कारक है जॉन और आविष्कार किया था 1733 में। स्पिनिंग जेनी, इसके आविष्कारक हैं जेम्स हॉरग्रीव्स। आविष्कार किया था 1764 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित है। रिचार्ड आर्कराइट इसके आविष्कारक हैं। आविष्कार किया गया 1767 में। स्पिनिंग म्यूल इन्होंने आविष्कार किया था। इसके आविष्कारक हैं क्रॉम्पटन। आविष्कार किया था 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करखा, इसके आविष्कारक हैं कार्टराइट। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। तो ये हमने देखा औद्योगिक क्रांति के हुए कुछ आविष्कार। अब देखते हैं इंग्लैंड में क्रांति के बारे में। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है।
ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा तथा अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था। सर्बिया का गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता के साथ हुआ और ये युद्ध हुआ था 1904-5 ईस्वी में। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस संधि सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्ले मेसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने अपने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अब देखते हैं चीनी क्रांति के बारे में। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन थे। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेज लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की स्थापना हुई। युआन सी हिकाई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदिन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखते हैं तांग वंश के बारे में। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व
माओ से तुंग ने किया। माओ से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिन में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला है 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू किया गया। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुंतनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं इटली में फॉरिस्टो के उदय के बारे में। फॉरिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियास को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। अब देखते हैं जर्मनी में नाजीवाद के उदय के बारे में। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि हुआ था
1914 से 1918 ईस्वी में। इसमें हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता बन गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्फ की रचना की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर को नाजी पार्टी को 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वोसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 20 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। अब देखते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ हुई थी। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। ईस्वी में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई थी। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया।
अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। नोट करके दिया गया है, रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर बने रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेट पार्टी से था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली फ्रेबरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।